ईवीएम हैकिंग को लेकर लंदन में मीडिया कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल रहे मौजूद। अमेरिकी हैकर का दावा 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। चुनाव आयोग ने कहा कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार चल रहा है। एनएसए अजीत डोवल के बेटे विवेक डोवल ने दी कांग्रेस नेता जयराम रमेश और द कारवा मैगजीन पर मानहानि मुकदमे की अर्जी। कहा पिता की वजह से लगाया झूठा आरोप, वो भी टैक्स चोरी का। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में पेंटिंग प्रदर्शनी पर विवाद। बीजेपी ने लगाया हिंदू धर्म, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के अपमान का आरोप। कॉलेज ने मांगी माफी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने किया सुरक्षा बलों पर पथराव। बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी। जोधपुर कोर्ट ने ईडी के सामने 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण होकर रहेगा। भारत की नागरिकता छोड़ने से बच नहीं पाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत मिली। कल मालदा में बीजेपी अध्यक्ष की रैली। अरुण जेटली ने कहा विपक्षी एकता सिर्फ निजी महत्वाकांक्षा के लिए। पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार से सत्ता में वापसी की कोशिश है ये। नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर जनगणना की मांग की। कहा 2021 में जनगणना के दौरान जाति भी पूछी जाए। अखिलेश यादव ने की साधु संत और रामलीला कलाकारों के लिए पेंशन की मांग। कहा 20,000 महीना मिले पेंशन। 10% आर्थिक आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। 10 फरवरी से पहले जवाब देने का निर्देश। डीएमके ने याचिका दायर की थी। 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भोपाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप। मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। वाराणसी में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन। दुनिया भर के करीब 150 देशों से प्रवासी भारतीयों के आने की उम्मीद। 29 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्री लगाएंगे संगम में डुबकी। अक्षय वट के भी करेंगे दर्शन। कर्नाटक के करवाड़ में समुद्र में पलटी नाव। 16 लोगों की मौत, लापता 6 लोगों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में एक और मर्डर। इंदौर में 7वीं कक्षा के छात्र की हुई हत्या। 2 दिन से था लापता योगेश। फैक्ट्री में एक पेड़ से बंधा हुआ मिला शव। गम में डूबा कर्नाटक। सिद्धगंगा मठ के मठाधीश शिव कुमार स्वामी का 111 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर कल भारी बर्फबारी का अनुमान। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी कल हो सकती है बारिश। 2019 के पहले चंद्र ग्रहण पर कई देशों में चांद पूरी तरह से हुआ लाल। वैज्ञानिकों ने नाम दिया सुपर ब्लड वॉल्फ मून। और देश हित में आज के 5 बड़े सवाल। क्या आजादी के नाम पर किसी धर्म के अपमान की इजाजत दी जा सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि देश के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज में एक ऐसी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजित किया गया जिसमें हिंदू आस्था का अपमान हुआ। देश हित में सवाल हिंदुओं के अपमान पर जनेऊधारी हिंदू चुप क्यों? कुंभ में फिर राम मंदिर की गूंज सुनाई दी। बीजेपी और सरकार के खिलाफ अखाड़ा परिषद ने साफ कह दिया कि कुंभ के बाद साधु महात्मा अयोध्या कूच करेंगे। यानी कि फिर से राम मंदिर को आंदोलन बनाने की तैयारी है। देश हित में सवाल क्या साधु संतों के संकल्प से अब श्री राम मंदिर का निर्माण होगा? अब इस देश के प्रहरियों को मजबूती देने वाली खबर आपको देते हैं। सेना के लिए 3000 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। अब ऐसे में देश हित में सवाल की घाटी के बाद सीमा पर आतंक का दी एंड करने की तैयारी है। हमारी चौथी खबर गणतंत्र दिवस पर इस बार जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस समारोह में शामिल होना अनिवार्य है। और अभी से महबूबा द्वारा इसका विरोध भी शुरू हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि गणतंत्र के इस पर्व में गणतंत्र के खिलाफ महबूबा की गोली कब तक? पिछले 7 सालों के सबसे गर्म जनवरी में मौसम ने आज फिर करवट ली। दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश और पहाड़ों में बर्फ गिरी जिससे ठंड बढ़ गई। बार बार मौसम बदल रहा है। बार बार बदलते मौसम के मिजाज पर देश हित में ये सवाल। सबसे गर्म जनवरी के बाद फिर सर्दी। क्या ग्लोबल वार्मिंग की दस्तक तो नहीं? ईवीएम हैकिंग को लेकर लंदन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में कई चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया है। जी हां, देश हित में यही है ब्रेकिंग। इस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। मीडिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत में ईवीएम हैक हो सकती है। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सम्मेलन में बुलाया था। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन उसमें सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल पहुंचे। इस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। तो लंदन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजन रखा गया था, ये डेमो रखा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, इस खबर पर ही आप ध्यान ना दें, इस सवाल पर भी गौर फरमाएं कि ये देश के इंटरनेशनल बेइज्जती कराने का क्या कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले रखा है?
रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि त्रिपाठी, जिसका जिक्र यहाँ आदित्य त्यागी ने किया, सबसे पहले और सबसे जिसे कहते हैं कि पहली नजर में तो यही सब बात सामने आती है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की किसी ने सुपारी रखी क्या? देखिए, अगर आप सीक्वेंस देखते हैं तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले जो ममता बनर्जी की रैली होती है कोलकाता में, उसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, जिसमें अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आपको सतीश चंद्र मिश्रा हैं बीएसपी के, और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है कि ये लोग चुनाव आयोग के पास जाकर ईवीएम से जुड़े विवाद जो हैं, जो चर्चा के विषय हैं, उन पर रखेंगे, चर्चा करेंगे। और उसी बीच में कांग्रेस के बड़े नेता की मौजूदगी में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया जा रहा है कि 2014 का चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था, और हैक करने में भी किसी नेता का नाम भी लिया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में जब 5 राज्यों के चुनाव थे, और जब लगातार सभी सारों में एक तरह से कहा जाए कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई पंजाब छोड़ के, तो उसके बाद से ये सवाल उठने शुरू हो गए थे, और उसके बाद चुनाव आयोग ने सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियां मौजूद रही। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक डेट तय किया जिस दिन डेमो किया गया। उस दिन पूरे डेमो के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी पार्टियों को बताया गया, दिखाया गया कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट के साथ चुनाव अगर होता है तो उसको हैक नहीं किया जा सकता है। तमाम इंजीनियर्स की टीम वहां मौजूद थी, और उसके बाद एक चैलेंज दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। रवि, आपको रोक रही हूँ। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति साहब हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णमूर्ति साहब, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं देश की इंटरनेशनल बेइज्जती तो सामने आ ही रही है। ईवीएम्स, क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? आप तो पूरे मामले को इनसाइड आउट जानते हैं। हेलो जी सर, आप मुझे सुन पाए हो? मेरा सवाल सर सीधा सा ये है, जो दावे किए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर विदेश में बैठकर, आप इस पूरे मामले को अंदर बाहर अच्छे से समझते हैं? देखिए, हमारा ख्याल में विलायत कंट्री में जाके इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। भारत आके इसको प्रूव करना चाहिए, पहला। दूसरा है, इसमें मशीन को कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके कैप्टन अमरेंद्र सिंह और जयललिता दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो प्रूव करने के लिए कोई भी नहीं आया है। ये क्यों चुपके लंदन जाके उधर क्यों करना है? क्यों इधर हिंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं? लेट हिम शो इट बिफोर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इन इंडिया। लेट अस बी कन्विंस फर्स्ट। एंड इफ उन्होंने बोला है कि दिल्ली इलेक्शन में हमने इंटरफियर किया है, तो उन्होंने प्रूव करेगा तो उनको प्रोसिक्यूट करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, क्योंकि ही हैज इंटरफियर्ड विद द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। So let him have the guts and come and prove it in India if he knows that he can hack it. मेरा ओपिनियन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं कर सकता है। इसमें सफिशिएंट सेफगार्ड्स है, 30-25 सेफगार्ड्स है, उनको मालूम नहीं है वो क्या मशीन यूज करता है। उनका मशीन यूज करने में फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मशीन यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट सेफगार्ड्स है। कृष्णमूर्ति जी, इफ दे डोंट प्रूव इट हियर, जो कि पहला भी इन्होंने पहले नहीं किया है, अब आप जैसे कह रहे हैं कि लंदन जाकर के कौन सी मशीन उठा करके इन्होंने दिखा दिया दुनिया को, यहां पे आपने और जो इलेक्शन कमीशन है उसने सब पार्टियों को बुलाया, कोई पार्टी नहीं पहुंची, पूछी तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर डेफेमेशन का मामला बनता है, या आप एक सूट भी यहां पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उस पर आ सकते हैं? क्योंकि उंगली जो है वो इलेक्शन कमीशन पर ये लोग उठा रहे हैं। नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में आके प्रूव करो, उधर जाके फाइटिंग में क्यों करता है? लेट हिम कम टू इंडिया, लेट हिम प्रूव इट। उसको अगर गट्स है तो आना चाहिए, बाहर से नहीं करना है। और इंडियन मशीन मैटर ऑफ प्राइड है, उसको डिफेम कर रहा है। उसको मालूम है कि इंडियन मशीन को यूज कर रहा है, वो अपना मशीन को यूज करके नहीं कर सकता है। टीएस कृष्णमूर्ति साहब, मेरा सवाल ये भी है, ये लोग तभी आवाज क्यों उठाते हैं जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं? जब जीत जाते हैं तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। कहीं ना कहीं ईवीएम नहीं बल्कि एक सियासी टूल बनती जा रही है और हार का डर सता रहा है, इसलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। नहीं, सुनाई नहीं देता है, थोड़ा दूसरा दफा बोलिए। सर, मैं कह रही हूं कि ईवीएम का एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से एक एक्सक्यूज के तौर पर पहले से ही पेश किया जा रहा है, क्योंकि हार को लेकर, जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है सियासी पार्टी। मैं अभी फोन नहीं कर, इसके बारे में पॉलिटिकल बारे में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ी भी डाउट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडियन मशीन है, उसमें कोई भी फैक्ट नहीं कर सकता है। अगर करेंगे तो हिंदुस्तान में आके प्रूव करना चाहिए, विलायत में जाके नहीं करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए और इस पूरी खबर को एलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि रवि त्रिपाठी ये तो कह चुके हैं ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में आकर के प्रूव करो ना, जब बुलाते हैं तब आप आते नहीं है, नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, कभी विदेश चल जाते हैं, और कपिल सिब्बल का वहां बैठने का क्या मतलब? अभी आपने सुना गौर से तो फॉर्मर सीईसी जो है उनका ये कहना है कि कैप्टन अमरिंदर और जयललिता सुप्रीम कोर्ट गए थे, और अगर आप गौर करें तो उस मामले में उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को निरस्त किया था और उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया गया था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और उसके बाद ये 2012 की बात है, जब चुनाव हारे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, उस समय वो शिकायत लेके गए थे, और 2017 में जब वो चुनाव जीतते हैं तो पूरी पार्टी एक तरफ होती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना होता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मैं कैसे चुनाव जीत के आता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही ईवीएम के सारे कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये दावा ऐसा है जिसमें सिर्फ आरोप लगाना है, आरोप लगा के बदनाम करने की बात है, और जो ईवीएम नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इस बात को लेकर जो ये लोग कहीं ना कहीं एक राग अलाप रहे हैं अपोजिशन के पार्टी, उस पर ये चलने वाली बात है। क्योंकि जितने पार्टियां थी, आपको याद हो कि आम आदमी पार्टी के लोग जो सौरभ भारद्वाज जो मंत्री थे, उन्होंने बकायदे दिल्ली विधानसभा में एक वीवीपैट टाइप की मशीन दिखाई और उन्होंने उसको हैक करके दिखाया, जिसके बाद पूरा बवाल मचा। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको बुलाया कि आप आइए और यहाँ हैक करके दिखाई। तो आखिर चुनाव आयोग के में जाकर क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने अपना दावा कबूल किया, क्यों नहीं जाके वहाँ दिखाया कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं? और आज चुनाव आयोग कहता है कि हमारे ईवीएम को आप हैक करके दिखाइए। कोई भी ईवीएम आप खरीद के, जैसे आप लंदन में कोई ईवीएम खरीद के करके आप दावा कर लीजिए, आप कहीं दिल्ली विधानसभा में कोई ईवीएम का दावा कर दीजिए, लेकिन जो चुनाव आयोग का ईवीएम है और इसके जिसके साथ वीवीपैट शामिल है, जिसमें आप पर्ची में देख सकते हैं 10 सेकंड में कि आपने किसको वोट दिया है, तो उसको क्यों नहीं हैक करके आप दिखा रहे हैं? आप उसको दावा तो कर रहे हैं, आप किसी और मशीन को लेकर दावा कर रहे हैं, कहीं और मशीन को लेकर लंदन में आप बैठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जो ईवीएम है उसको लेकर अब से सही कहा उन्होंने कि अगर आपको करना है दावा तो हिंदुस्तान आके कीजिए, लंदन में जाकर झूठ का सहारा मत लीजिए। और उसमें कांग्रेस के नेताओं का साथ में बैठना, शामिल होना, ये सबसे शर्मनाक बात है। एग्जैक्टली सबसे शर्मनाक बात है। और वहां पे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव देखिए बाकायदा वहां पर शामिल थे। खैर, क्या 2019 में अपनी हार निश्चित देखकर विपक्षी पार्टियां अभी से ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं क्या? आपको इसके लिए हो रही घटनाओं को सही तरीके से समझना होगा। परसों याद कीजिए कोलकाता की महारैली में फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन बता दिया था। कल ममता बनर्जी ने ईवीएम में किसी गड़बड़ी के उपाय ढूंढने के लिए एक समिति बना दी। अब लंदन में आप ये हैकाथॉन का आयोजन देख रहे हैं, यानी ईवीएम के खिलाफ माहौल लगातार बनाया जा रहा है। अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए। अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं और इसलिए बार बार अपना रंग बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अमित मालवीय इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अमित मालवीय, आप तो आईटी सेल भी देखते हैं और बहुत अच्छे से इन सवालों को हर रोज ही फेस करते हैं। मैं आपसे ऑफिशियल तौर पर पार्टी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक हैकाथॉन भारत के बाहर आयोजित किया जाता है जिसमें सबको बुलाया जाता है, लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए कपिल सिब्बल वहां पर पहुंच जाते हैं, अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अमित मालवीय, देखिए, ये जो हैकाथन लंदन में हुआ है, इसमें ना कोई नए तथ्य ना कोई प्रमाण दिया गया है। और जब हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ने इसी तरीके का हैकाथन बुलाया था, तब कांग्रेस पार्टी या कोई भी दल सामने नहीं आया। सवाल ये उठता है कि क्यों विदेशी भूमि से भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के ये प्रयास किए जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक होते हैं, जब चुनाव हार जाती है या चुनाव हारने का अंदेशा होने लगता है तो ईवीएम पे सवाल उठाए जाने लगते हैं। ये जो विडंबना इस देश की है कि इसका विपक्ष देश को कमजोर करने के लिए किसी भी प्रयास से चूक नहीं रहा है और सत्ता में आने के लिए जो उसको करना पड़े वो करने के लिए वो तैयार है। ये बड़ा गंभीर मसला है और देश की जनता को इसके सामने लाने की बहुत जरूरत है। अमित मालवीय, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी इस पर माफी मांगे, आप इसे लेकर जाएंगे आगे, या बस सिर्फ एक सियासी खबर बनकर रह जाएगी? क्योंकि नैरेटिव तो पूरा सेट कर रहे हैं। ईवीएम का सवाल है, देश के इलेक्शन कमीशन ने और देश के इलेक्शन कमीशन के कई पूर्व अध्यक्षों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है।
अब या तो आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक चाल की तरह देखें या देश के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र का हिस्सा देखें। दोनों ही सूरतों में कांग्रेस को इसका जवाब 2019 के चुनाव में इस देश की जनता से मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जो एजेंसियां हैं वो भी इस इवेंट के पीछे क्या मंशा रही है उसकी तहकीकात करेंगे। शुक्रिया मितवालिया फिलहाल इस अपनी प्रतिक्रिया के लिए, बातचीत के लिए। रवि त्रिपाठी, यहां पर बात वही हो जाती है जो अदिति कह रही हैं, फिर आगे वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि अगर ये झूठ ही है, लेकिन झूठ तो बोला जाएगा ना, और झूठ आपको भी मालूम है कि एक किसी बयान में बार बार बोला जाए तो जनता उसे सच मानने लगती कई बार। नहीं, देखिए हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है और इतनी बहकावे में आने वाली नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 3 राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत हुई है, तो क्या कांग्रेस ये मानेगी कि यहाँ भी ईवीएम को हैक किया गया था? जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आए उनके पक्ष में, आप छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप आपने किया है। वो तो राहुल गांधी मान ही रहे थे कि हाँ पार्शली हो सकता है, वो इशू तो है। ये सवाल जब पूछा, ये दिक्कत होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब चुनाव आयोग ही नहीं, चुनाव आयोग ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ये कहता है कि एक और रिएक्शन आया है, वो आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। रवि, आएंगे आगे आपके पास। जिस ईवीएम के आधार पे हर राजनीतिक दल जीता है या हारा है, कांग्रेस तो कई बार जीती है, क्या उन्हें शोभा देती है? वो भी विदेश में बैठकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठाना और एक हमारे नेता की मृत्यु को इसके साथ जोड़ना। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? विदेशी ताकतों को हटाने में, लड़ाई में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अपना नाम लेती गई और अब विदेशी ताकतों के आधार पे कुछ आना चाहती है। कभी पाकिस्तान के लिए कहते हैं, जाकर उनके नेता कहते हैं इनको हटाओ, हमको लाओ। लंदन में बैठ के ईवीएम के ऊपर में प्रश्न कर रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका के सीईओ से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, और ये ताकि फेक न्यूज जनरेट हो। और अगली खबर की शुरुआत हम करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल यह है कि हमारे देश में हिंदुओं की आस्था का अपमान कब तक होता रहेगा? कब तक सिर्फ वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? सबसे पहले आपको 30 सेकंड्स में पूरी खबर समझा देते हैं। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में 19-20 जनवरी को एक पेंटिंग प्रदर्शनी में हिंदू धर्म पर चोट करने वाली पेंटिंग्स लगाई गई। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस के विरोध में पेंटिंग्स लगाई गई। बीजेपी ने इस पेंटिंग प्रदर्शनी पर सख्त ऐतराज जताया है और ये भी कहा है कि इससे सभी हिंदुओं का अपमान हुआ है। बीजेपी महासचिव एच राजा ने प्रदर्शनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कॉलेज ने बाद में पेंटिंग को हटवा दिया और ये कहा कि माफी मांगी गई है उनकी तरफ से। भावनाएं आहत करने वाली ये पेंटिंग्स रही। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो। देश हित प्रस्तुत करता है। देश में साजिश के कितने कैंपस? जेएनयू के बाद चेन्नई में हिंदुओं के अपमान की प्रयोगशाला। Against the sovereignty of the India and all the sentiments of Hindus and particularly Hindu gods. 2019 के लिए कैंपस बने सियासी अखाड़ा। इस प्रकार से पेंटिंग बनाना, अपमान करना, यह देश का अपमान है। कैंपस में अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू आस्था पर चोट। अफसोस है कि इतनी समस्याओं को छोड़ करके ऐसी चीजें हैं कि खबर लेने या खबर फैलाने का काम जो चला हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी बहाना, हिंदू धर्म निशाना। कुंभ से 1700 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर आघात।
तो सवाल यही है कि क्यों बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है? क्यों किसी न किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से, किसी कैंपस से ही जानबूझकर एक साजिश के तहत हिंदुओं का अपमान किया जाता है। और बड़ा सवाल ये भी है कि किसके इशारे पर ऐसी साजिशें की जाती हैं? दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर काशी में चल रहे प्रवासी सम्मेलन की है, जहां विदेशों में बसे भारतीय पहुंचे हैं। क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है, अपने देश पर गर्व है। ये प्रवासी भारतीय कुंभ भी जाएंगे और वहां स्नान भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देश में ही इस तरह की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाकर हिंदुओं और देश को ही बदनाम किया जा रहा है। तो 2019 का सियासी एजेंडा कॉलेजों से तय करने की साजिश। खुद को जनेऊधारी कहने वाले राहुल गांधी हिंदुओं के अपमान पर चुप क्यों? हिंदुओं की आस्था का मजाक 2019 में महंगा पड़ेगा। ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके जरिए हिंदुओं का अपमान किया गया है। देश के 10 सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में गिने जाने वाले कॉलेज में लगाई गई इस प्रदर्शनी में बीजेपी और संघ के बहाने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया गया है। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में यह प्रदर्शनी लगाई गई। बीजेपी महासचिव एच राजा ने प्रदर्शनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री जी वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि देश के 130 करोड़ लोग हैं, उनके नेता हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत उसके प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से पेंटिंग बनाना, अपमान करना, यह देश का अपमान है। मामला सुर्खियों में आया, नाराजगी बढ़ी तो कॉलेज की सफाई आ गई। कहा गया कि विवादित पेंटिंग बिना जानकारी के लगाई गई। बीजेपी और संघ के बहाने हिंदुओं के अपमान पर देश हित सवाल पूछता है। क्या 2019 से पहले सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है? हिंदुओं के खिलाफ साजिश से 2019 में सत्ता हासिल करने की तैयारी की जा रही है। हिंदुओं के अपमान के लिए 2019 का महागठबंधन हुआ है। सबरीमाला से लोयोला तक बार बार हिंदुओं का अपमान क्यों किया जा रहा है? और हिंदुओं का अपमान करना क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित ये कहता है कि लोकतंत्र में नेताओं का विरोध करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन विरोध के नाम पर देश को दुनिया में शर्मिंदा तो मत कीजिए। जिस लोयोला कॉलेज में हिंदुओं के अपमान वाली प्रदर्शनी लगाई गई, उस कॉलेज का आदर्श वाक्य है, अपने प्रकाश को फैलाइए। लेकिन जो प्रदर्शनी लगाई गई उससे ना तो शांति फैल रही है, ना समाज में सामाजिक समरसता आ रही है, और ना ही किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि आपको दूसरे धर्म को अपमान करने का लाइसेंस मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। राम का नाम जितना सत्य है, श्री राम के नाम पर जारी सियासत भी उतना ही बड़ा सच है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था के सवाल ने सरकार पर दबाव जरूर बना दिया है। अब प्रयागराज में संत समाज ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई हो सकती है। और प्रयागराज में संत समाज मंदिर निर्माण के लिए सभा करने वाले हैं। इसके बाद साधु संतों का अयोध्या में यज्ञ होना है। तो क्या ये समझा जाए अब संत ही बनाएंगे राम मंदिर? श्री राम नहीं तो 2019 में सत्ता नहीं, साधु संतों के संकल्प से मंदिर निर्माण। मुंह पर राम, फिर अधूरा क्यों मंदिर निर्माण? महीनों से मोदी सरकार से उम्मीद लगाया संत समाज अब आर या पार के मूड में आ चुका है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की मंशा मंदिर बनाने की नहीं है। कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं कि सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का, राम भगवान का आदेश होगा, राम मंदिर बन जाएगा। जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई भले ही टाल दी हो, देश की बड़ी आबादी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी में जुट गई है। किसी की निगाहें सरकार के अध्यादेश पर हैं, तो कोई आम सहमति से मंदिर निर्माण का दावा कर रहा है। राम मंदिर की देरी पर संत नाराज हैं और वो हर हाल में इसका समाधान चाहते हैं, चाहे वो अध्यादेश के जरिए ही क्यों ना हो। संगम नगरी में राम मंदिर पर साधु संतों ने बड़ी तैयारी की है। कुंभ में राम मंदिर निर्माण को लेकर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक
यज्ञ किया जाएगा। इसके बाद अयोध्या में 1 लाख नागा साधु और दूसरे साधु संत जमा होने वाले हैं। अखाड़ा परिषद का दावा है कि 1 महीने बाद ही श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ये लोग चलती हुई सरकार को टार्चर करना चाहते हैं। जब देश में दंगा फसाद मुक्त रहता है तो बहुत से लोगों को परेशानियां होती हैं। अयोध्या में लाखों साधु संत डेरा डालकर यज्ञ करने वाले हैं। संतों के ऐलान का मतलब कहीं ये तो नहीं कि राम मंदिर पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्या अब साधु संतों के अश्वमेध से ही खत्म होगा श्री राम का वनवास? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदिर पर उलटपुलट राजनीति पर तो और क्या कहा जाए। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई से बात खत्म करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी भगवान शिव ने कहा कि होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे, बहस कर बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। और उत्तर प्रदेश में अब सभी बेसहारा लोगों को पेंशन मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी में सभी बेसहारा लोगों को ये पेंशन हर श्रेणी के हिसाब से वैसे अलग अलग पेंशन की राशि तय की गई। वृद्धावस्था किसान पेंशन की राशि 100 रुपए बढ़ाकर 500 रुपए की गई। ये रकम पहले 400 रुपए थी। 30 जनवरी तक यूपी के सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पेंशन की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। पेंशन से यूपी सरकार पर 600 करोड़ का बोझ आएगा। योगी सरकार के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार साधु संतों को भी पेंशन दे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रामलीला के राम, सीता और रावण को भी पेंशन मिलनी चाहिए। हम उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन हम 100% कवर करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपये मिलना चाहिए महीने। रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है। जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश भारी। जनवरी में ठंड प्रचंड, गर्मी का सितम भी जारी। आप ऐसे मौसम से क्या समझेंगे? जनवरी में ठंड पड़े तो हैरानी नहीं होती, लेकिन जब ये सुनने को मिले कि जनवरी में गर्मी पड़ने लगी, तब हैरानी जरूर बढ़ जाती है। आपकी जानकारी बढ़ाने वाली ये पूरी खबर दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश की तस्वीर देखिए। मौसम विभाग की माने तो ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है और अगले 2-3 दिन तक इसी तरह से हल्की बारिश होती रहेगी। अभी वेस्टर्न हिमालयन में रीजन में रेनफॉल, स्नोफॉल हो रहा है, इधर बरसात आपको मिल रहा है। ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से है, तो दैट इज वाई हमको इतना वेदर मिल रहा है। और ये इनका असर मैक्सिमम परसों तक 23rd तक। वैसे बारिश से पहले दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक तापमान बढ़ा हुआ था। जनवरी का तीसरा रविवार 12 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री को छू गया। ये सामान्य से 7 डिग्री अधिक है और जानकार कहते हैं कि 12 वर्षों में जनवरी इतनी गर्म कभी नहीं थी। जानकारों के मुताबिक ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है और अगर इंसानों ने प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया तो आगे और भी भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।